नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप केवीएस पीआरटी 2017 प्रश्न पत्र के सीडीपी पेपर के सेकंड पार्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। दोस्तों, आपकी सुविधा के लिए मैं पार्ट वाइज पेपर को सॉल्व करा रहा हूं। अगर आप अभी तक जितने भी वर्षों में केवीएस पीआरटी के पेपर संपन्न हुए हैं उन सबका कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। विद्यालयों को समाजीकरण के केंद्र के रूप में मानते हैं क्योंकि ये बच्चों की सहायता करते हैं। यानी कि कहा यह जा रहा है कि विद्यालय के माध्यम से बच्चे समाजीकरण को सीखते हैं और इसीलिए विद्यालय को समाजीकरण का केंद्र बोला जाता है। अब हमसे ये बोला जा रहा है कि विद्यालय के माध्यम से बच्चे क्या सीखते हैं, बच्चों को किस चीज को सीखने में सहायता मिलती है, ये हमसे पूछा जा रहा है समाजीकरण के लिए। ठीक है, चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि नागरिकों के रूप में विकसित होने में, तो ये विकल्प निगेटिव है। क्यों निगेटिव है? बच्चे का जन्म जब जिस देश में हुआ, जैसे भारतवर्ष को आप मान लीजिए, तो भारतवर्ष में आपके माता पिता रह रहे हैं, आपका जन्म भारतवर्ष में हुआ, तो जन्म के साथ ही आपको भारत की नागरिकता मिल चुकी है। भारत की नागरिकता मिल चुकी है, अब भारत के नागरिकता आपको मिल चुकी है, इसलिए केवल नागरिक के रूप में विकसित होने में समाजीकरण का केंद्र नहीं देखा जा सकता विद्यालय को, इसलिए निगेटिव हो गया, संकुचित हो गया। दूसरा देखिए, मूल्यों और परंपराओं को ग्रहण करने में, यहां पर जो ग्रहण शब्द है अपने आप में निगेटिव है। क्यों? क्योंकि आज हम लोग संरचनावाद की बात करते हैं। संरचनावाद ये कहता है कि बालक अंतः क्रिया करके, जैसे समाज है तो समाज से अंतः क्रिया करके यानी इंटरेक्शन करके अपने मूल्य, अपने परंपरा का निर्माण स्वयं करता है। वो जो पहले की कुरीति है उसको ग्रहण नहीं करेगा। अगर ग्रहण करना होता तो जैसे देखिए, हमारे समाज में पहले से सती प्रथा व्याप्त थी, उसके अलावा बाल विवाह प्रथा व्याप्त थी, तो ये सब क्या है? ये कुरीति थी, हमारे समाज की कुरीति थी। अगर केवल मूल्यों को ग्रहण करना होता विद्यालय के माध्यम से तो आज भी हम उन मूल्यों को ग्रहण कर रहे होते, यानी कि कहीं ना कहीं हम उन मूल्यों को आज भी फॉलो कर रहे होते, लेकिन उन मूल्यों को बदला गया ना। यानी कि अगर हमारे समाज में कुछ कुरीति है तो हम उसे हूबहू ग्रहण नहीं करेंगे, बल्कि विद्यालय हमें यह सशक्तिकरण हमारे अंदर देता है कि हम उसका विरोध करके उसे परिवर्तित करें, तो ग्रहण नहीं करेंगे, ये निगेटिव हो गया। ठीक है, उसके बाद से देखिए चौथा विकल्प, देखिए ऐसा ज्ञान प्राप्त करने जिससे वह समाज को समझ सकते हैं, तो यह भी विकल्प निगेटिव है। कैसे? यहां पर कहा जा रहा है कि समाज को समझ सकते हैं। समाज को केवल समझना इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि अगर समाज में कुछ गलत अवधारणा है, गलत कॉन्सेप्ट है या फिर गलत कुरीति है तो उन कुरीतियों को बदलना भी है। केवल समझ करके विद्यालय हमें केवल समझाना, उस एक तरीके से समाज को समझना नहीं सिखाता है, बल्कि उस समाज में अगर कुछ गलत अवधारणा है, कुछ गलत कुरीति है तो उसे बदलेगा भी बालक। इसलिए केवल समझना नहीं है बल्कि उसे बदलना भी है। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर सी देखिए, समाज में अपनी भूमिका के प्रति सजग होने में, यह सबसे एप्रोप्रिएट है। क्यों? क्योंकि विद्यालय हमें यह सिखाता है कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसका हम लोग अपोज करें। यानी कि हम लोग जन्म लिए हैं तो हमारा कुछ उद्देश्य है इस समाज में कुछ कंट्रीब्यूट करने के सेंस में। हम जन्म लिए, खाए पिए और एक समय देहांत हो गया, हमारा मर गया, तो क्या हम अपना जो रोल है वो अदा कर पा रहे हैं समाज में? नहीं। हमारा जन्म ही ये हुआ है कि हम इस समाज को कुछ कंट्रीब्यूट करें अपने कार्यों के माध्यम से। वहीं बोला जा रहा है कि हम समाज में अपनी भूमिका के प्रति सजग होने में, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। यानी कि बच्चे जो हैं विद्यालय से पढ़ करके निष्क्रिय समाज में शामिल नहीं होंगे, बल्कि वो सक्रिय रहेंगे और सक्रिय होकर के उनकी क्या भूमिका है, अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे। ये पहचानने में, ये सजगता में, ये कहीं ना कहीं विद्यालय उनके समाजीकरण में हेल्प करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सबसे सटीक उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 45 से हटा करके अनुच्छेद 21A में रखा गया है। अनुच्छेद 45 किससे संबंधित है, ये हमसे पूछा जा रहा है। वर्ष 2002 में भारतीय संविधान में 86वां संविधान संशोधन किया गया था, जिसके अंतर्गत जो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार था वो 45 से हटा करके अनुच्छेद 21A में कर दिया गया। ठीक है, तो अब 45 में क्या रहा गया, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो 45 में अब ये किया गया, देखिए 21A में जो है वो ये किया गया है कि 6 से लेकर के 14 साल के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं मुफ्त शिक्षा होगी। जो 21A संबंधित है वो 6 से 14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा संबंधित है। ठीक है, लेकिन आप लोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में देख रहे होंगे और इससे पहले जो प्लेबे स्कूल प्राइवेट स्कूलों में चलते थे उसके माध्यम से जब बच्चा 3 से 6 साल का होगा, यानी कि प्रारंभिक बाल्यावस्था जिसकी एज 3 से 6 होती है, उसमें बच्चे को प्री प्राइमरी का कॉन्सेप्ट लाया गया है। यानी कि अब आंगनबाड़ी के माध्यम से जब बच्चे का आयु 3 वर्ष होगा तो 3 से लेकर के 6 साल तक वो आंगनबाड़ी के माध्यम से नर्सरी और
LKG UKG की पढ़ाई करेगा, उसके बाद वो कक्षा जब 6 वर्ष का हो जाएगा तब वो प्राइमरी में जाएगा। तो जब 6 साल का होगा तब तो उस पर RT एक्ट लागू होगा, और RT एक्ट के लिए 21A में मेंशन किया गया कि 6 से 14 साल के लिए उसको मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा है। लेकिन 3 से 6 साल जब होगा उसके लिए भी तो मुफ्त शिक्षा है। सरकार आंगनबाड़ी के माध्यम से बच्चे को 3 से लेकर के 6 साल तक मुफ्त में शिक्षा दे रही है। ये किस में शामिल होगा? ये आर्टिकल 45 में शामिल है। यानी कि जब बच्चा 6 साल तक नहीं हो जाता है तब तक उसके देखभाल और उसकी शिक्षा का प्रावधान 45 में किया गया। देखिए, 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों की शिक्षा और देखभाल, यानी कि 6 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा की का प्रावधान किसमें किया गया? प्री प्राइमरी में किया गया, क्योंकि 3 से 6 साल रहेगा तभी तो वो प्री प्राइमरी में जाएगा आंगनबाड़ी के माध्यम से। तो ये किसमें प्रावधान किया गया? ये 45 में प्रावधान किया गया। ठीक है, ये 45 में प्रावधान किया गया है। और पहले जो 45 में प्रावधान था 6 से 14 साल वाला, उसको हटा करके अब 21A में कर दिया गया है। और अब केवल 45 में ये रह गया है कि 3 से मतलब कि 6 साल तक का जब बच्चा होगा तब उसकी देखभाल और उसकी शिक्षा का व्यवस्था किया जाएगा, ये सरकार के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 ही इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक कक्ष में विद्यार्थियों को कुछ नहीं बताया जाता और उन्हें सावधानी पूर्वक बनाए गए प्रश्नों के माध्यम से हल तक पहुंचाया जाता है। वे पास में उपलब्ध पुस्तकों और अन्य सामग्रियों का उपयोग में ला सकते हैं। प्रयोग में लाई गई शिक्षण विधि कौन सी है? ये हमसे पूछा जा रहा है। देखिए, ध्यान से समझिएगा। एक प्रश्न पत्र सावधानी पूर्वक बच्चों के लिए बनाया गया है और कहा यह जा रहा है कि बच्चे जो पास में उपलब्ध पुस्तक हैं और अन्य सामग्री हैं उसका प्रयोग कर सकते हैं। यानी कहीं ना कहीं बच्चे खोज रहे होंगे, उस पुस्तक में से खोज करके उत्तर दे रहे होंगे, और खोज करके उत्तर देने का जो विधि है उसे क्या बोलते हैं? ह्यूरिस्टिक बोलते हैं। यानी कि ह्यूरिस्टिक में क्या होता है? ह्यूरिस्टिक में खोज से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। देखिए, बाकी के विकल्पों की अगर हम लोग बात करें तो प्रोजेक्ट विधि होगा नहीं, क्योंकि प्रोजेक्ट विधि में क्या होता है कि बच्चा विभिन्न सोर्सेज से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है और उसकी एक रिपोर्ट तैयार करता है। यहाँ पर रिपोर्ट जैसा कुछ तो दिया नहीं गया, तो प्रोजेक्ट हो नहीं सकता। समस्या समाधान विधि नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर पास में उसको पुस्तक अवेलेबल कराया गया और अन्य सामग्री अवेलेबल कराया गया, जिसके माध्यम से बच्चा खोज करके एक तरीके से प्रश्न को सॉल्व कर रहा है। तो समस्या समाधान विधि तो तब होती ना जब बच्चा एक तरीके से अपने ही प्रयोगों, एक तरीके से अपना ही जो भी इस्तेमाल करना होता, केवल पुस्तक का हेल्प नहीं लेता, वहां पर समस्या समाधान विधि होती। लेकिन यहां पर पुस्तक और अन्य सामग्रियों का उपयोग कर रहा है, इसलिए वह उसमें खोज रहा होगा, इसलिए समस्या समाधान विधि यहां पर नहीं हो सकती। प्रयोगशाला विधि की बात करें तो प्रयोगशाला में बच्चा प्रयोग करके सीखता है, तो यहां पर कोई प्रयोग तो कर नहीं रहा है, इसलिए प्रयोगशाला विधि भी नहीं होगी। एक ही विकल्प बचा ह्यूरिस्टिक विधि, इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 यानी एनसीएफ 2005 में कक्षा 2 तक गृह कार्य की अनुशंसा नहीं की गई है। कक्षा 3 से प्रति सप्ताह कितने घंटे के गृह कार्य की अनुशंसा की गई है? ध्यान से समझिएगा क्या बोला जा रहा है। एनसीएफ 2005 ये कहता है कि कक्षा 2 तक बच्चे को कोई भी होमवर्क नहीं दिया जाएगा, लेकिन कक्षा 3 से प्रति सप्ताह कितने घंटे का होमवर्क दिया जाएगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। ध्यान से समझिएगा, ये उत्तर हो जाएगा इसका 2 घंटे का। इसका मतलब क्या हुआ कि एक सप्ताह में टोटल 7 दिन होते हैं, जिसमें संडे को बच्चे की छुट्टी रहेगी। बाकी के 6 दिन को मिला करके जो उसको होमवर्क दिया जाएगा, सभी होमवर्क का जो समय होगा वो मिला करके 2 घंटे होना चाहिए, ये कहा जा रहा है। देखिए, कहा जा रहा है कक्षा 3 से प्रति सप्ताह यानी एक सप्ताह में कितने घंटे के गृह कार्य की अनुशंसा की गई है, तो ये 2 घंटे के कार्य की अनुशंसा की गई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, वस्तुनिष्ठ परीक्षण उपयुक्त नहीं है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण यानी कि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन के आधार पर जो परीक्षण किया जाता है, बच्चों का टेस्ट लिया जाता है, उसके बारे में हमसे पूछा जा रहा है कि ये जो परीक्षण है, ये जो टेस्ट है, किसके लिए उपयुक्त नहीं है। ठीक है, प्रश्न निगेटिव सेंस में, तो उत्तर भी निगेटिव ही होगा। पहला दिया गया विचारों के विकास और संगठन में, ये बात बिल्कुल सही है। विचारों के विकास और संगठन में कहने का मतलब कि जब मैं आपसे जैसे यही प्रश्न आपके एमसीक्यू के लिए दिया गया है, मान लीजिए यही प्रश्न हमसे पूछा गया वस्तुनिष्ठ परीक्षण, तो ये वस्तुनिष्ठ परीक्षण ही तो हो रहा है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से आपका टेस्ट लिया जा रहा है। तो इसमें देखिए कहा जा रहा है कि विचारों के विकास और संगठन में, बिल्कुल सही बात है। जब मैं आपसे ये प्रश्न पूछा तो इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा? आपके मन में विचारों की उत्तेजना जन्म लेती है। आप इस प्रश्न के बारे में सोचेंगे तो सही कि इसका उत्तर क्या हो सकता है, यानी आप के मन में विचारों की उत्तेजना जन्म ले रही है, जिसे विचारों का विकास कहते हैं। और आप क्या करते हैं कि कई विचार कलेक्ट करते हैं, संगठित करते हैं, इकट्ठा करते हैं कि आखिर इसका क्या उत्तर हो सकता है। ठीक है, यानी कि सभी विचारों को पहले हम लोग क्या करते हैं, हमारे मन में विचारों की उत्तेजना जन्म ली, अब उन विचारों को इकट्ठा करते हैं कि इसमें से कौन सा विचार सही हो सकता है, यानी कि कौन सा उत्तर हो सकता है इन सभी विचारों में से। तो ये तो बात बिल्कुल पॉजिटिव है, तो हमारा उत्तर नहीं हो सकता क्योंकि हमसे निगेटिव वाला पूछा गया था।
दूसरा दिया गया लागत कम करने में, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से जो लागत है वो कम होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर बच्चे को कोई लिख करके पेपर पर उत्तर नहीं देना है। इससे फायदा क्या होगा कि जो एक तरीके से कॉपी का कॉस्ट होगा, जिस पर बच्चा लिख करके उत्तर देगा। अगर निबंधात्मक प्रश्न होगा तो जाहिर सी बात है उसको कम से कम 5-6 पेज का कॉपी तो देंगे आप, जिसमें बच्चा कुछ लिख करके उत्तर देगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या होता है कि जो पेपर बच्चे को दिया गया उसी पर टिक करके बच्चा सबमिट कर सकता है। तो यहां पर लागत कम होती है, क्योंकि जो कॉपी पर लिखने का लागत था, आप 5-6 पेज का कॉपी अगर बच्चे को देते हैं तो वो कॉपी का लागत कम तो हुआ ना, वही तो बोला जा रहा है लागत कम करने में। तो ये भी बात बिल्कुल पॉजिटिव है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं हो सकता। तीसरा देखिए, निर्माण की सुगमता में, अब ये भी बात बिल्कुल सही है, निर्माण की सुगमता हेतु, यानी कि कहीं ना कहीं जो पेपर सेट करने वाला है उसके लिए भी कंफर्टेबल सिचुएशन रहती है कि हमारे पास ये प्रश्न पूछने हैं और इसके 4 विकल्प हमको दिए गए हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो पेपर सेट करने वाला है उसके लिए भी सुगमता होती है, यानी ये भी बात बिल्कुल पॉजिटिव है। तो ये भी हमारा उत्तर नहीं हो सकता। एक ही विकल्प बचा। देखिए इसलिए सुगमता होती है क्योंकि देखिए, अगर मैं जैसे उत्तर प्रदेश की शिक्षक भर्ती 68,500 की बात करूं तो वहां पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं दिए गए थे, वहां पर एक लाइन में या फिर एक शब्द में बच्चों को उत्तर लिखना था। लेकिन अब उसी प्रश्न का अगर जैसे मैं यहां पर विकल्प दे दूं तो आप बाउंड हो गए हैं कि आप इन चारों में से ही आपको उत्तर देना है। लेकिन अगर मैं यहां पर आपको विकल्प ना दूं तो प्रत्येक बच्चा अलग अलग उत्तर लिख सकता है, प्रत्येक बच्चा कुछ अलग अलग उत्तर लिख सकता है। तो वो निर्माण की सुगमता नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वहां पर जांचने में दिक्कत आएगी टीचर को, क्योंकि हो सकता है कि टीचर किसी और सेंस में प्रश्न पूछे और बच्चा किसी और सेंस में प्रश्न को समझ ले। इसलिए निर्माण की सुगमता हेतु ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होते हैं वो सही माने जाते हैं। तो ये बात बिल्कुल पॉजिटिव था, तो हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, अनुमान तत्वों से बचाव में, तो ये विकल्प निगेटिव है। क्यों निगेटिव है? जैसे देखिए, अगर मान लीजिए ये प्रश्न आपने देखा या फिर सीटेट की परीक्षा आप दे रहे हैं जिसमें आपको प्रश्न नहीं आता है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन 2-3 प्रश्न नहीं आते हैं, तो आप क्या करते हैं? तुक्का लगाते हैं। तुक्का क्या है? अनुमान ही तो लगा रहे हैं। यानी कि अनुमान तत्वों से बचाव में ये उपयुक्त नहीं है, क्योंकि बच्चे इसमें तुक्का भी मार देते हैं। और तुक्का मारने पर भी देखिए 4 में से एक प्रश्न, एक विकल्प सही ही होगा, यानी कि 25% प्रोबेबिलिटी होती है कि बच्चा अगर तुक्का भी लगा रहा है तो उसका उत्तर सही हो सकता है। यानी कि अनुमान तत्वों से बचाव में ये वस्तुनिष्ठ परीक्षण जो होता है वो उपयुक्त नहीं होता है, ये निगेटिव सेंस में। और चूंकि निगेटिव है इसलिए यही हमारा बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा, क्योंकि हमसे निगेटिव वाला ही पूछा गया था। ठीक है, अनुमान तत्वों से बचाव में कहने का मतलब क्या होगा कि यहां पर बच्चा अनुमान लगाकर भी कभी कभी 25% प्रायिकता है कि वो सही उत्तर तक पहुंच सकता है। यानी कि ये ऑप्शन नंबर 4 निगेटिव और यही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, पड़ोसी विद्यालय के विचार की वकालत की थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा भारतीय शिक्षा आयोग 1964-66। इसे हम लोग कोठारी आयोग के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि इस आयोग का जो अध्यक्षता किया था उन्होंने दौलत सिंह कोठारी उनका नाम था, उनके द्वारा इस आयोग की अध्यक्षता की गई थी। और उनके दौलत सिंह कोठारी के नाम पर ही इस आयोग का नाम कोठारी आयोग रखा गया या फिर भारतीय शिक्षा आयोग कहा गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि पड़ोसी विद्यालय का विचार कहने का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि ये आयोग पहला ऐसा आयोग था जिसने ये सिफारिश की कि बिना किसी जाति के, बिना किसी धर्म के, बिना किसी समुदाय के, बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक बच्चे को अपने पड़ोस के विद्यालय में प्रवेश लेने का अधिकार है और कोई भी विद्यालय इससे रोक नहीं सकता। इसी को बोला गया पड़ोसी विद्यालय का विचार। यानी कि जो कोठारी आयोग था उसने ये विचार प्रस्तुत किया कि बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक बच्चे को अपने पड़ोस के विद्यालय में एडमिशन प्रवेश लेने का अधिकार है। और ये कहा गया किसके द्वारा? कोठारी आयोग के द्वारा, यानी भारतीय शिक्षा आयोग के द्वारा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, बच्चों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास तभी अर्थपूर्ण होता है जब वे, बच्चों का सर्वांगीण विकास कब अर्थपूर्ण होगा ये हमसे पूछा जा रहा है। पहला विकल्प देखिए सर्वांगीण विकास कहने का मतलब कि इसमें बच्चे का शारीरिक विकास भी आएगा, इसमें बच्चे का संवेगात्मक विकास भी आएगा और इसमें बच्चे का संज्ञानात्मक विकास भी आएगा, यानी सभी पक्षों की बात की जाएगी। ठीक है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए जो सभी पक्षों की बात करेगा वो विकल्प हमारा बिल्कुल सटीक जवाब होगा। पहला दिया गया है शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं, तो यहां पर तो केवल शारीरिक विकास की बात की जा रही है ना, तो ये हमारा उत्तर निगेटिव हो गया क्योंकि विकल्प संकुचित था, सभी पक्षों की बात नहीं कर रहा था। दूसरा देखिए सामवेगिक रूप से स्थिर होते हैं, तो ये केवल संवेगों की बात कर रहा है, तो ये भी निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए सक्रिय होते हैं, अब बच्चा सक्रिय जरूर है लेकिन हो सकता है कि सक्रिय वो केवल खेलकूद में हो, सक्रिय जरूर है, हो सकता है कि केवल वो सक्रिय पढ़ाई में हो, सक्रिय जरूर है, हो सकता है कि केवल वो इमोशनली सक्रिय है, यानी कि सक्रिय होना ये नहीं दिखा रहा है कि सभी पक्षों की बात हो रही है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, अपनी कमियों और शक्तियों के बारे में पूर्णतः सजग होते हैं, ये बात सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट है। अब सक्रिय होने का मतलब ये है कि बच्चा खुद एक्टिव है अपनी कमी और अपनी शक्तियों के बारे में जानने के लिए, यानी कि सक्रिय होना पहले से ऑप्शन नंबर 4 में इंक्लूडेड था, इसलिए सक्रिय होना संकुचित हो गया। अब देखिए जैसे कि मान लीजिए
कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और एनसीएफ 2005 स्व मूल्यांकन की बात करता है, यानी बच्चा भी अपना खुद से मूल्यांकन करेगा। अब बच्चा अपना मूल्यांकन करेगा कि मैं किस में कमजोर हूं और मेरी शक्तियां क्या है। तो इसके माध्यम से जो बच्चे के संज्ञानात्मक विकास की बात की जाती है, शारीरिक विकास की बात की जाती है, इसके अलावा संवेगात्मक विकास की बात की जाती है, तो किन पक्षों में वो मजबूत है और किसमें कमजोर है, जब वो मूल्यांकन करेगा तभी तो उस पर काम कर पाएगा, या फिर उसके टीचर के द्वारा उसको टैकल करने के लिए उस पर काम किया जा सकता है। यानी कि कमियों को पहचानना और उस शक्तियों को पहचानना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद उन कमियों को दूर किया जा सकता है उसके सर्वांगीण विकास के लिए, क्योंकि सर्वांगीण विकास में कई पक्ष शामिल होते हैं। अगर हमें पता रहेगा कि हम किसमें कमजोर है तभी तो उस पर काम कर पाएंगे। इसीलिए बोला गया है कि अपनी कमियों और शक्तियों के बारे में पूर्णतः सजग होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, विद्यालय में बच्चों को शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न अब, यानी कि बच्चों को जो पहले शारीरिक रूप से दंड दिया जाता था या फिर बच्चे मानसिक रूप से प्रताड़ित होते थे, उसको अब क्या किया गया है, ये हमसे पूछा जा रहा है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा यानी आरटी एक्ट 2009 के धारा 17 में ये बातें मेंशन की गई हैं कि जो बच्चे को शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न होगा वो पूरी तरीके से प्रतिबंधित होगा। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न को। ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नांकित में से कौन सा हार्वर्ड के औपचारिक शिक्षण के पदों का भाग नहीं है। तो औपचारिक शिक्षण के पदों का भाग कौन सा नहीं है हार्वर्ड के अनुसार, ये हमसे पूछा जा रहा है। देखिए, हार्वर्ड ने ही पंचपदीय प्रणाली दिया था, उनके शिष्यों के बाद कई चरण इसमें जोड़े भी गए थे। ठीक है, तो स्टार्टिंग में 5 पद नहीं थे, लेकिन बाद में उनके शिष्यों के द्वारा इसमें पद जोड़े गए। तो अब जो इनके पंचपदीय प्रणाली जिसे हम लोग बोलते हैं, उसमें 5 पद जो है वो पहला है प्रस्तावना, दूसरा है प्रस्तुतिकरण, तीसरा तुलना करना, चौथा सामान्यीकरण करना और 5वां प्रयोग करना। ठीक है, पहला प्रस्तावना, दूसरा प्रस्तुतिकरण, तीसरा तुलना करना, चौथा व्यवस्था या फिर सामान्यीकरण करना और 5वां प्रयोग करना। यानी सबसे पहले बच्चे से प्रस्तावना प्रश्न पूछ करके उसको क्या पढ़ाया जाएगा उद्देश्य कथन किया जाता है। तो प्रस्तावना पहला हो गया। ठीक है, दूसरा क्या बताया था उन्होंने, प्रस्तुतिकरण, यानी कि प्रस्तावना में बच्चे को टॉपिक बता दिया गया कि आज आप लोग ये सीखेंगे। उसके बाद से उस टॉपिक को रिप्रेजेंट किया गया, यानी उसका प्रस्तुतिकरण किया गया। तो ये तो उनके पद में शामिल है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमसे पूछा गया था कि कौन सा पद में शामिल नहीं है। तीसरा दिया गया तुलना, तो तीसरे नंबर पर उनके पद में आता है तुलना और संक्षिप्तीकरण। तो इसमें क्या किया गया कि बच्चे को नॉलेज प्रस्तुत कर दिया गया, अब उसका एक तरीके से संक्षिप्त किया गया, यानी समराइज किया गया। देखिए, संक्षिप्तीकरण में क्या होता है, हम लोग समराइज करते हैं, यानी कि जो भी उसको प्रस्तुतिकरण दी गई है उसको समराइज किया गया। तो ये भी इसका पद है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। इसके बाद से क्या किया जाता है, जो चौथा पद उन्होंने बताया था वो सामान्यीकरण बताया था। सामान्यीकरण में क्या बताया था कि जो बच्चे को एक तरीके से प्रस्तुतिकरण दिया गया, रिप्रेजेंटेशन किया गया, उसके बाद से उसका जो समरी बताया गया, थीम बताया गया, उसके बाद से एक जनरल नियम पर बच्चे को पहुंचाया जाता है। जैसे कि पहले बच्चे को प्रस्तुतिकरण दिया गया उदाहरण के माध्यम से, उसके बाद से उसको समराइज किया गया, अब उदाहरण के बाद से नियम पर चलने की बात की जाती है, यानी कि सामान्यीकरण किया जाता है। तो ये भी उनके द्वारा चरण बताया गया था, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। और अंत में उन्होंने बताया था प्रयोग करना। प्रयोग में क्या होता था कि जो बच्चे ने सामान्यीकरण के नियम के अंतर्गत नियम को सीखा है उसका प्रयोग कर पाए अपने दैनिक जीवन में। तो प्रयोग यहां पर दिया नहीं गया, लेकिन उन्होंने आकलन और मूल्यांकन का कोई भी पद नहीं बताया था। और यही हमसे पूछा गया है कि शिक्षण के पदों का भाग नहीं है, तो यही उसका भाग नहीं है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने जो 5 पद बताए थे उसमें पहला प्रस्तावना, दूसरा प्रस्तुतिकरण, तीसरा तुलना, चौथा सामान्यीकरण और 5वां प्रयोग बताया था। उसमें आकलन और मूल्यांकन शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, राष्ट्रीयता के लिए शिक्षा का एक अवगुण क्या है। यानी कि राष्ट्रीयता, यानी कि हमारे अंदर राष्ट्रीयता का विकास हो, हम राष्ट्र के लिए समर्पित हो, इसके लिए शिक्षा का एक अवगुण यानी निगेटिव सेंस में प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है। पहला दिया गया घृणा और भय का विकास। घृणा यानी एक दूसरे से घृणा करना और एक दूसरे से डरना, भय का विकास ये बोला जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं निगेटिव है, ये हमारा उत्तर हो सकता है। मैं यहां पर स्टार लगा रहा हूं। ठीक है, आगे देखिए, राजनीतिक एकता जब होगी तो जाहिर सी बात है हमारे अंदर राष्ट्रीयता आएगी। और राष्ट्रीयता का मतलब क्या हो गया कि सीधे तौर पर आप ये समझ लीजिए कि सभी राष्ट्र के जो नागरिक हैं वो एक साथ मिल करके चल रहे हैं, यानी कि सभी साथ साथ मिल करके रह रहे हैं। इसे हम लोग राष्ट्रीयता के तौर पर देख सकते हैं। तो जब राजनीतिक एकता होगी, राजनीतिक उथल पुथल नहीं होगी, तो जाहिर सी बात है सभी लोग एक दूसरे से मिल करके रहेंगे और राष्ट्रीयता का विकास उनमें होगा। तो ये बात तो पॉजिटिव था, तो पॉजिटिव है, तो हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमसे निगेटिव वाला पूछा गया है। चौथा देखिए, सामाजिक आर्थिक विकास, बिल्कुल सही बात है।
जब हम लोग समाज में रह रहे हैं और प्रत्येक समाज में रह रहे व्यक्ति का आर्थिक विकास होगा तो जाहिर सी बात है सामाजिक विकास भी हो रहा है और आर्थिक विकास भी हो रहा है, तो सभी साथ मिलकर के रहेंगे, यानी कि राष्ट्रीयता का विकास होगा। तो ये भी बात बिल्कुल पॉजिटिव था, तो हमारा उत्तर नहीं हो सकता। लेकिन तीसरे के विकल्प की बात करें, स्वास्थ्यपरता को प्रेरणा। स्वास्थ्यपरता कहने का मतलब कि प्रत्येक बच्चा, प्रत्येक लोग, प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने स्वार्थ की केवल बात कर रहे हैं। जब प्रत्येक बच्चा, प्रत्येक लोग अपने स्वार्थ की बात करेंगे, यानी कि वो सब साथ मिलकर के नहीं रह रहे हैं, बल्कि सबसे आगे निकलने की होड़ है, यानी कि स्वार्थी हैं, स्वार्थी हैं, अपने स्वार्थ के लिए मर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं निगेटिव सेंस में है, इसलिए ये हमारा उत्तर हो सकता है। लेकिन अब आप कहेंगे कि दो विकल्प हमें निगेटिव मिल गया, इसमें से कौन सा चुने? तो देखिए, जब हम लोग स्वार्थी होते हैं तब हमारे अंदर दूसरों से घृणा होने लगती है। क्यों? क्योंकि अगर हमने देखा कि हमारे पड़ोसी ने बाइक खरीद लिया, हमारे पास बाइक नहीं है, तो हम स्वार्थी हैं, हम भी चाहते हैं कि हमारे पास बाइक हो, तो हम अपने पड़ोसी से घृणा करने लगते हैं। और इसके अलावा जैसे हम स्वार्थी हो रहे हैं तो हमारे अंदर घृणा की भावना स्वतः उत्पन्न हो जाएगी, यानी कि घृणा की जो भावना है वो पहले से ऑप्शन नंबर 3 में इंक्लूडेड है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 अब संकुचित हो जाएगा और ऑप्शन नंबर, माफ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर 1 संकुचित हो जाएगा और ऑप्शन नंबर 3 यहां पर ब्रॉड सेंस में हो जाएगा। क्योंकि अगर बच्चा या फिर व्यक्ति स्वार्थी होगा तो निश्चित तौर पर स्वार्थी होने की वजह से वह दूसरों से घृणा करने लगेगा, यानी पहला वाला ऑप्शन पहले से ऑप्शन नंबर 3 में इंक्लूडेड है, इसलिए संकुचित हो जाएगा और ऑप्शन नंबर 3 यहां पर ब्रॉड सेंस में हो जाएगा और यही सबसे ज्यादा नेगेटिव और इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। दोस्तों, केबीएस पीआरटी 2017 प्रश्न पत्र के सीडीपी पेपर के सेकंड पार्ट का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन आपने देखा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप केबीएस पीआरटी अभी तक जितने भी वर्षों में हुए हैं उन सबका कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।